कुन्नप्पा वायलट संघर्ष क्या था? केरल में अलेप्पी जिले के कुन्नप्पा वायलट नामक स्थान पर किसान और मजदूरों ने अपने शोषणकर्ता जमींदार और शासकों के विरुद्ध आंदोलन किया। ठीक है, ये क्या था? अलेप्पी शासक। तेलंगाना कृषक आंदोलन 1946-51 यह निजाम द्वारा शासित हैदराबाद क्षेत्र के किसानों द्वारा किया गया आंदोलन था। वस्तुतः द्वितीय विश्व युद्ध के समय से यहाँ कृषक असंतोष बढ़ रहा था, क्योंकि किसानों से कम दाम पर अनाज की वसूली की जा रही थी। जहाँ किसान की पुलिस और जमींदार समर्थक लोगों को द्वारा मिलकर किसानों के विरुद्ध कार्रवाई की गई और इस क्रम में किसानों द्वारा हथियार उठाया गया। पुलिस द्वारा स्थानीय नेता कुमार रैया की हत्या के पश्चात किसानों का विरोध उग्र हो गया और यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी ने किसानों को प्रोत्साहित किया था। अतः निजाम की सरकार ने कम्युनिस्ट पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया और यहाँ किसान छापामारी प्रणाली के माध्यम से संघर्ष कर रहे थे। इस संघर्ष में हथियारों के रूप में लाठी, पत्थर, मिर्च के पाउडर का प्रयोग किया। यह संघर्ष स्वतंत्रता के पश्चात 1951 तक चला। इस तरह तेलंगाना कृषक आंदोलन भारतीय इतिहास में सर्वाधिक लंबे समय तक चला। ठीक है, सर्वाधिक लंबा समय तक चला था 1946 से 51। छापामार संघर्ष का ये उदाहरण है। ठीक है ना, छापामार। अगला क्या था? कुन्नप्पा वायलाट संघर्ष 1946 केरल के अलेप्पी जिले के कुन्नप्पा वायलाट नामक स्थान पर किसान और मजदूरों ने अपने शोषणकर्ता एवं शासकों के विरुद्ध आंदोलन किया। श्रमिक आंदोलन भारत में जो थे वो उपनिवेशवादी शासन, औपनिवेशिक शासन और विदेशी मतलब ये तो था ही, प्लस विदेशी प्लस भारतीय पूंजीपति और उद्योगपति श्रमिकों का शोषण होता था। भारत में आधुनिक उद्योग के सीमित विकास होने से एक श्रमिक वर्ग का उदय हुआ। ऐसे में ये श्रमिक पूंजीपतियों का शोषण कर रहे थे। भारत में श्रमिक वर्ग के दो तरीकों के शोषण का सामना करना पड़ा। एक तरफ उपनिवेशवादी राजनीतिक शोषण तो दूसरी तरफ विदेशी और भारतीय पूंजीपतियों का शोषण का सामना करना पड़ा। ऐसी स्थिति में श्रमिक आंदोलन औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अनिवार्य रूप से राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा बन गया। बंगाल में 1870 में ईस्वी में एक ब्रह्म समाजी नेता शशिपाद बनर्जी ने श्रमिक क्लब की स्थापना की और भारतीय श्रमजीवी पत्र का प्रकाशन किया। श्रमिक क्लब, लेबर क्लब। 1890 ईस्वी में बम्बई में नारायण मेघाजी लोखंडे ने बम्बई मिल्स हैंड्स एसोसिएशन का गठन किया। और दीनबंधु नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। यहाँ से भारत में मजदूर आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। भारत में प्रथम संगठित श्रमिक आंदोलन 1899 ईस्वी में रेलवे में मजदूरों द्वारा की गई हड़ताल थी। श्रमिक नेताओं ने अश्विनी कुमार बनर्जी, अपूर्व कुमार घोष और प्रभात कुसुम राय एवं प्रेमतोष बोस का नाम उल्लेखनीय है। बंगाल विभाजन के विरोध में बंगाल में हावड़ा के बर्न कंपनी में 12,000 श्रमिकों ने 16 अक्टूबर 1905 को हड़ताल किया। इसी तरह इस दौरान दक्षिण भारत में सुब्रमण्यम अय्यर के नेतृत्व में हड़ताल का आयोजन हुआ। 1908 ईस्वी में तिलक की गिरफ्तारी के विरोध में बम्बई में कपड़ा मिल मजदूरों ने हड़ताल किया और यह मजदूरों की पहली राजनीतिक हड़ताल थी। 1918 में स्थापित मद्रास श्रमिक यूनियन भारत में प्रथम ट्रेड यूनियन की। इसके संस्थापक जी रामानुजुलु एवं जे चेलवीपति चेट्टी थे। इसके प्रथम अध्यक्ष बी.पी. वाडिया थे और 1918 ईस्वी में गांधी जी ने
निबाड़ टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की भी स्थापना। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। 1920 ईस्वी में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई और इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय और एवं सचिव चमन लाल थे। कांग्रेस ने 1922 ईस्वी में अपने गया अधिवेशन में AITUC की स्थापना का स्वागत किया। 1923 ईस्वी में मद्रास के समुद्र तट पर सिंगार बेलूर शेट्टी द्वारा आयोजित सभा में मई दिवस मनाया गया। 1926 ईस्वी में ट्रेड यूनियन एक्ट पारित हुआ, जिसके तहत व्यापार संघों को वैध संगठन के रूप में मान्यता दी गई और उनके पंजीकरण संबंधी कानूनों की व्याख्या की गई। इस अधिनियम के तहत पंजीकृत होने वाली पहली यूनियन बॉम्बे टेक्सटाइल लेबर यूनियन थी। 1929 ईस्वी में सरकार ने श्रमिक विवाद अधिनियम पारित किया, जिसके तहत श्रमिक विवादों के समाधान हेतु जांच एवं परामर्श आयोग की स्थापना अनिवार्य बना दिया और रेलवे, डाक, विद्युत जैसी सार्वजनिक सेवाओं को हड़ताल पर रोक लगा दी। 1929 ईस्वी में मेरठ षड्यंत्र केस के तहत 32 श्रमिक नेताओं को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 3 अंग्रेज ब्रैडले, स्प्रैट और हचिसन भी शामिल थे। वस्तुतः ये साम्यवादी विचारधारा के लोग थे। 1929 ईस्वी में AITUC के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे और इससे अलग होकर बीवी गिरी की अध्यक्षता में इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना हुई। 1947 ईस्वी में वल्लभ भाई पटेल ने इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की। विभिन्न औद्योगिक आयोग एवं अधिनियम। प्रथम कारखाना आयोग 1875 ईस्वी में, इसकी सिफारिश पर प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 बना और इसी समय वायसराय रिपन थे। इसके अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधान बनाए गए। बाल श्रमिकों की सुरक्षा की बात की गई। 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में नहीं लाया जा सकता और 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के काम करने के घंटों को सीमित किया गया। दूसरा कारखाना अधिनियम 1884 में, इसकी सिफारिश पर दूसरा फैक्ट्री एक्ट 1891 पारित हुआ, जिसके निम्नलिखित प्रावधान थे। प्रत्येक कर्मचारी के लिए सप्ताह में 1 दिन पूर्ण अवकाश देने और प्रतिदिन दोपहर में आधे घंटे का अवकाश देने की बात कही गई। बच्चों के कार्य करने की न्यूनतम उम्र 9 वर्ष की गई। यह अधिनियम स्त्रियों की स्थिति में सुधार से संबंधित था। उसमें उन्हें 1.5 घंटे मध्य अवकाश देने का प्रावधान था, तो साथ ही स्त्रियों को प्रतिदिन 11 घंटा से अधिक कार्य पर नहीं लगाया जा सकता था। यह दूसरा कारखाना अधिनियम कहता है स्त्रियों के लिए। $1857 का विद्रोह। कारण इसके क्या थे? राजनीतिक प्रशासनिक कारण। ब्रिटिश शासन की विदेशी प्रकृति ने भारतीयों को असंतुष्ट कर दिया और परंतु अंग्रेज भारत में सदैव विदेशी बने रहे और प्रजातीय श्रेष्ठता के नशे में चूर रहे, अतः भारतीयों के साथ भेदभाव करते रहे। डलहौजी द्वारा बड़ी संख्या में भारतीय राज्यों को मिलाया गया, अर्थात उनकी स्वतंत्रता सीमित कर दी गई। उसकी हड़प की नीति से विभिन्न शासक असंतुष्ट हुए और जब अवध की कुशासन का आरोप में अंग्रेजी राज्य को मिलाया गया तो वहाँ तीव्र असंतोष हुआ। वस्तुतः अवध की स्वतंत्र स्थिति समाप्त हो गई और वहाँ पूर्णतः ब्रिटिश आर्थिक प्रशासन नीतियाँ लागू हुई, अतः अवध के लोगों में असंतोष बढ़ा। दरअसल कंपनी की सेवा में बड़ी संख्या में अवध के सिपाही थे। इस विलय से सिपाहियों के परिवार का कष्ट बढ़ा। सिपाही भी किसान का बेटा था, अतः कृषक पीड़ा और असंतोष की परछाई उस पर भी पड़ती थी। अतः जब सैनिकों ने विद्रोह किया तो इसे एक्चुअली हो रहा था वहाँ अवध में वो किया था ना, इसी कृषक असंतोष के रूप में देखा गया। इसी संदर्भ में इसे वर्दीधारी किसानों के विद्रोह
अरे देखो, कह रहे हैं ना कि ये आर्थिक कारण देखिए, ब्रिटिश आर्थिक नीतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था के परंपरागत ढांचे का विनाश कर दिया, अतः कृषि उद्योग और गांव पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और अत्यधिक लगान राशि के कारण किसानों का निर्धनीकरण हुआ। तो साथ ही ब्रिटिश मुक्त व्यापार की नीति के कारण हस्तशिल्प उद्योगों का, देखिए क्या हुआ ना, फ्री ट्रेड कर दिया यार, उनका चीज एक्सपोर्ट जो इम्पोर्ट करते थे तो ब्रिटिश इंडिया वाला तो कम होगा, तो भाई वो तो गरीब होते गए, इवन उसके जो हस्तशिल्प थे वो पतन होते थे सब। मान लीजिए कैसे चाइना करता है, तो चाइना का आदमी ज्यादा खरीदता है, इंडिया का कम खरीदता है। फलतः शिल्पकार बेरोजगार हुए। इसी तरह नकदी फसलों की खेती के लिए किसानों के लिए बाध्य किए जाने से खाद्यान्न उत्पादन में भी कमी है। अब उसके बाद जैसे कि हम नील का खेती करता था या बोलता था कि कपास में बुनो, तो अकाल पड़ता था तो भूखे रह जाता था ना, क्योंकि खाना वाला तो कर नहीं रहा। साथ में जो लोग हस्तशिल्प है तो भाई बेरोजगार हो गए, तो कहाँ जाएंगे, वो किसान बनेंगे, कृषि पर और बोझ पड़ा। ऑलरेडी किसान की हालत खराब थी, इधर जब हस्तशिल्प उनके खराब हो गए तो फिर वो ऑलरेडी और किसान में आ जाते हैं। ठीक है, कमी आई और अकाल की बारंबारता बढ़ी, अतः अब उस समय फिर अब वही है, जब अकाल पड़ रहा है तो एक तो भाई आप नकदी फसल बो रहे हैं किसान और जब बो रहे हैं तो उनका तो हालत वैसे ही खराब है। सामाजिक सांस्कृतिक कारण,